आज हम लोग बच्चों कक्षा 9 की भौतिकी में गति नाम के चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो गति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि गति क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हर चीज की वैज्ञानिक रूप से समीक्षा की जाएगी कि गति क्या होती है और गति को कैसे मापा जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इसी बात को सीखेंगे कि विज्ञान के नजर में गति का क्या अर्थ है। तो आइए समझते हैं कि गति का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है। तो हम इस पूरे टॉपिक को जो है हमने बांटा है गति की परिभाषा में, और फिर गति को मापने के उपाय। मापने के उपाय, किसी चीज के बारे में आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके हर पार्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो गति के अध्ययन के लिए हमें कुछ पदों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे समय, स्थिति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, समय स्थिति ग्राफ और समय वेग ग्राफ। इन सभी की मदद से हम गति का अध्ययन करेंगे। जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो कक्षा 11 में बहुत मददगार होगा, इसलिए आप पूरी तन्मयता से और ध्यान दे करके यहाँ पर पढ़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गति की परिभाषा से। तो मैंने पहले से ही लिख रखा है कि गति की परिभाषा क्या है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है। कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को अगर बदल रही है तो वस्तु के बारे में क्या आइडिया होगा? यही आइडिया होगा कि वस्तु क्या है, गतिशील है। तो इसमें दो चीजों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डबल लाइन खींचा हुआ है, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण है। गति का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो समय के बारे में जानकारी होना चाहिए और स्थिति के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान में जब भी किसी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो भाई किसी भी चीज के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसको मापने का उपाय हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो गति को मापने के लिए हमें दो ऐसे चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो जिनका नाम है समय और स्थिति। समय को किस चीज से नापेंगे? समय को घड़ी से नापा जाएगा, लेकिन स्थिति को कैसे नापें? स्थिति को नापने के लिए एक अलग ही व्यवस्था है। अब जैसे मान लीजिए कि यह एक खेत है, ठीक है, यह आपकी खेत है और इसमें आप इस खेत में जो है इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हैं तो हमने क्या कर दिया, ये खेत 100 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, तो इसको x अक्ष मान लिया और इसको y अक्ष मान लिया, और ये जहां पर कट करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। और इसको हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो स्थिति को नापने के लिए निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर हैं तो आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति है x अक्ष पर 25 और y अक्ष पर 25 और 25। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ 10 बजे आप हैं, 10 बजे आप यहाँ पर हैं तो आपकी स्थिति 10 बजे 25 पर है, 25 मीटर और 25 मीटर, इधर मीटर में है इधर मीटर में है, तो ये 25 मीटर पर। कुछ समय बाद आप अगर यहाँ पर आ गए तो आप कहाँ पर आ गए भैया? 50 पर आ गए, 50 पर आ गए। मतलब 10 बज के अगर 5 मिनट हो गया तो आप 50 पर आ गए। और फिर मान लीजिए कि 10 बज के 10 मिनट पर आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस स्थिति का मापन कैसे करेंगे? 100 इधर चले और 50 इधर चले, 150। ठीक है, तो यह जो निर्देश तंत्र है इसकी मदद से हम स्थिति को मापेंगे। आप देखिए, आप समय दीजिए, हम बता देंगे कि उसकी स्थिति क्या है। 10 बजे उसकी स्थिति है 25, 10 बज के 5 मिनट पर है 50, 10 बज के 10 मिनट पर है वो 100 और 50 स्थिति। ठीक है, तो गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। इस परिभाषा में
दो ऐसी चीजों का नाम लिया जाता है जिसको हम माप सकते हैं। एक है समय और दूसरा है स्थिति। समय को नापेंगे किस चीज से? घड़ी से नापेंगे। और स्थिति को नापने के लिए क्या करेंगे? निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को यह परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर गतिशील हूं तो क्या इस बोर्ड के सापेक्ष हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर इसको 0 0 पोजीशन अगर मान लिया जाए तो ये देखिए मेरी उंगली जो आगे जा रही है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समय भी बढ़ता चला जा रहा है। तो हम कहेंगे कि अपने वातावरण के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अगर स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वस्तु गतिशील है। यह भी सामान्य भाषा में कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से जब भी बात करेंगे तो निर्देश तंत्र लेंगे और समय, दोनों चीजों का उपयोग करके गति को परिभाषित किया जाता है। अब यहीं पर एक पद है गति के अध्ययन में जो है दूरी और विस्थापन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 10 बजे वो वस्तु ए पोजीशन पर है और 10:05 पर बी पोजीशन पर है और 10:10 पर वो सी पोजीशन पर है और उसका रास्ता कुछ ऐसे था। वस्तु जो है चली है ऐसे चली, वस्तु ऐसे चली, ठीक है। तो भैया 5 मीटर ये जो है 25 मीटर इधर चली है, 25 मीटर इधर चली है और 50 मीटर इधर चली है। तो कुल दूरी कितनी चली? 25, 25, 50 और 50, 100 मीटर चली। तो दूरी का क्या अर्थ है? दूरी का अर्थ है कि जब कोई वस्तु चलती है तो वास्तविक जितनी पथ की दूरी लंबाई तय करती है उसको हम दूरी बोलते हैं, ठीक है। दूरी क्या है? पथ की लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो पथ की लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। और विस्थापन क्या होता है भैया? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु का नाम क्या है? ए, और अंतिम बिंदु का नाम क्या है? सी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जब इसको सीधे मिला देंगे उसका रास्ते से कुछ लेना देना है, उसका रास्ते से कुछ लेना देना नहीं है। प्रारंभिक बिंदु को अगर अंतिम बिंदु से अगर मिला दिया जाए तो जो यह इस लाइन की लंबाई होती है उसको हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो अगर एक यात्रा हुई है तो विस्थापन हमेशा फिक्स होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन चली गई दूरी में बदलाव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गया और फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो यह प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। लेकिन इस परिस्थिति में जो है ज्यादा दूरी तय किया है और इस रास्ते से गया है तो क्या हुआ? कम दूरी तय किया है। तो दूरियां अलग अलग हो सकती है। एक ही यात्रा के लिए एक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की यात्रा के लिए दूरी अलग अलग हो सकती है। लेकिन विस्थापन सदैव क्या होगा? क्योंकि सीधी रेखा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का, इसलिए जो है विस्थापन एक ही होगा। तो कौन बड़ा होगा? एक यात्रा हुई है ए से सी तक, तो मैंने कहा कि दूरी चली इतनी है, विस्थापन इतना है, तो कौन बड़ा है यहाँ पर? निश्चित रूप से चली गई दूरी ज्यादा है और विस्थापन कम है। लेकिन एक ऐसी भी परिस्थिति है जिसमें चली गई दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। कब होगा? जब यात्रा क्या हो? सीधी रेखा में। जब यात्रा सीधी रेखा में होगा तब उस परिस्थिति में क्या है? चली गई दूरी और विस्थापन बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन और दूरी की SI इकाई का नाम क्या है? SI इकाई का नाम है मीटर। मीटर में नापा जाता है। दूसरी बात यह है कि विस्थापन एक सदिश भौतिक राशि है जबकि दूरी एक अदिश भौतिक राशि है। सर ये क्या बोला है? सदिश भौतिक राशि और अदिश भौतिक राशि। तो सदिश भौतिक राशि वो भौतिक राशि है जिसकी ज्ञान के लिए, पूरी ज्ञान के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जबकि अदिश भौतिक राशि केवल परिमाण और इकाई अगर बता दीजिए तो अदिश भौतिक राशि के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। जैसे आपने भोजन किया, उसको कितना समय लगा? आपने कहा 5 मिनट लगा। इसमें दिशा तो आपने कहीं बताई नहीं, आपने परिमाण बताया 5 और इकाई बदल दिया मिनट। इसमें कोई दिशा का उपयोग नहीं किया गया।
लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ से उत्तर साइड में चले जाइए 1 किलोमीटर और दाहिने साइड में जो नीले रंग का गेट है वो हमारा मकान है। तो आपने क्या बताया? 1 किलोमीटर आप चले जाइए इस दिशा में, उत्तर साइड में चले जाइए और फिर दाहिने साइड। तो आपके मकान की जो स्थिति है, स्थिति को अगर बताना हो तो स्थिति सदिश भौतिक राशि है, उसमें आप 1 किलोमीटर इकाई का भी प्रयोग कर रहे हैं, परिमाण का भी प्रयोग कर रहे हैं और दिशा का भी प्रयोग कर रहे हैं। किसी वस्तु को अगर धकेलना है तो बल बल लगाना पड़ेगा। तो बल क्या है? अगर हम इधर की तरफ धकेलना तो बल इधर ही लगाना पड़ेगा। तो बल एक सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, तो भाई हम लोग समझ गए कि विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर है। अमूमन लोग दिमाग में रखते हैं कि विस्थापन और दूरी एक ही चीज का दो नाम है, ऐसा नहीं है। दूरी जो है वास्तव में चली गई पथ की लंबाई है, ठीक है, जबकि विस्थापन का रास्ते से कुछ लेना ही देना नहीं। वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी का नाम है विस्थापन। तो इसकी दिशा किधर होगी? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की तरफ जो है अगर तीर लगा दिया जाए तो वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज बच्चों इतना ही आपके लिए मैंने रखा है। अब इसके बाद जो है चाल, वेग, त्वरण और समय स्थिति ग्राफ, समय वेग ग्राफ। अगले टर्न पर जो है हम लोग बात करेंगे चाल, वेग और त्वरण के बारे में बात करेंगे। आज केवल मैंने बात किया कि गति क्या है और गति को मापने के लिए क्या औजार है हमारे पास। ठीक है, तो ये टूल्स का नाम हमने लिखा हुआ है। इनमें 4 टूल्स को मैंने बता दिया है, समय, स्थिति, दूरी और विस्थापन। और हाँ, एक निर्देश तंत्र के बारे में भी हमने बात कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश तंत्र भी, स्थिति के साथ निर्देश तंत्र भी लिखना चाहिए था। निर्देश तंत्र, तंत्र इसी का उपयोग करके स्थिति का मापन किया जाता है। और निर्देश तंत्र में क्या होता है? 2 अक्ष होते हैं। ठीक है, और उसकी मदद से जो है जब ताल में अगर चल रहे हैं तो 2 अक्ष होगा और हवा में अगर उड़ल करके चल रहे हैं तो उसके 3 अक्ष होगा, 1 अक्ष इधर भी होगा निर्देश तंत्र में। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पर जो है या तो सीधी रेखा की गति होगी, एक ही अक्ष का बात होगा, या बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? एक तल में चलेंगे, मतलब ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगले टर्न पर हम लोग चाल, वेग, त्वरण, समय स्थिति ग्राफ और समय वेग ग्राफ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं क्लास लूं, उसके पहले आप चाल और वेग के बारे में पढ़ करके आएंगे अगली बार, तो अच्छा रहेगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है।